हाँ जी, गुड आफ्टरनून बच्चों, क्या हाल है? चलो आगे स्टार्ट करते हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक चैप्टर चालू किया, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का क्या नेम था? चैप्टर नंबर 9 का नेम था अकाउंट्स ऑफ कंपनी। करा नहीं करा हमने लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट? जी सर, हमने कर लिया। अब बेटा इस चैप्टर में हम लोगों ने पहले तो लास्ट क्लास में कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? इस चैप्टर में मैं फिर बोल रहा हूं, पहले तो हमने लास्ट क्लास में कुछ क्या पढ़ी थी? डेफिनेशंस पढ़ी थी। और डेफिनेशंस पढ़ने के बाद हमको ये चैप्टर स्टार्ट करना था। तो मैंने चैप्टर स्टार्ट तो करा ही दिया था। मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट तो करा ही दिया था। हमने चैप्टर के अंदर सेक्शन 128 जो पहला सेक्शन है, लोकेशन, मैनर, पीरियड ऑफ मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो स्टार्ट कर दिया था। करा था कि नहीं करा था? मुझे जल्दी बताइए। यस सर, ये चैप्टर आपने स्टार्ट कर दिया था। अब इसमें मैंने क्या पढ़ाया था वो याद करो। इसमें मैंने क्या पढ़ाया था वो याद करो। तो बच्चों मैंने आपको यह पढ़ाया था कि सबसे पहले तो हर कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है, बुक्स एंड पेपर्स बनाने। हर कंपनी के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना, हर कंपनी के लिए बुक्स एंड पेपर बनाना मैंडेटरी है। पहली चीज तो मैंने यही पढ़ा दी, हर कंपनी को बुक्स एंड पेपर बनाने हैं, हर कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं, हर कंपनी के लिए बुक्स एंड पेपर्स बनाना या बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना मैंडेटरी है, यही पढ़ाया। अच्छा, उसके बाद मैंने नेक्स्ट क्या पढ़ाया? नेक्स्ट मैंने आपको पढ़ाया कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होंगी वो ट्रू एंड फेयर व्यू देनी चाहिए, उनमें रिकॉर्ड होने चाहिए ट्रांजैक्शन जो हेड ऑफिस पे भी हुए और जो ब्रांच पे भी हुए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स अक्रूवल बेसिस पे बननी चाहिए और बुक्स ऑफ अकाउंट डबल एंट्री बेसिस पे बननी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आया कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स की लोकेशन क्या होगी, हमें कौन सी लोकेशन पे, कौन सी जगह पे हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। तो मैंने आपको क्या बताया कि कंपनी को जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है वैसे तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर करनी है। कंपनी को जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है वैसे तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे करनी है, लेकिन मैंने आपको बताया कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये डिसाइड कर सकते हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट रजिस्टर्ड ऑफिस पे नहीं बनाएंगे बल्कि कहीं और बनाएंगे। लॉ बोला अगर आप अपने ये डिसीजन लेते हो कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट रजिस्टर्ड ऑफिस पे नहीं बनाओगे बल्कि कहीं और बनाओगे, तो 7 डेज के अंदर अंदर, कितने दिन के अंदर अंदर? 7 डेज के अंदर अंदर जिस भी अदर प्लेस पे आप बुक बनाना चाहते हो उसका एक नोटिस आरओसी को फाइल हो जाएगा फॉर्म एओसी 5 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया, ब्रांच के अकाउंट्स कहां मेंटेन होंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया कि ब्रांच के अकाउंट्स कहां मेंटेन होंगे? तो मैंने बताया कि जो ब्रांच के अकाउंट्स हैं वो कहां मेंटेन होंगे? ब्रांच ऑफिस पे ही मेंटेन होंगे, चाहे ब्रांच इन इंडिया हो चाहे ब्रांच आउटसाइड इंडिया। अगर ब्रांच इंडिया में भी हो चाहे ब्रांच आउटसाइड इंडिया भी हो, लॉ बोला ब्रांच के अकाउंट्स ब्रांच पर मेंटेन कर सकते हो, लेकिन अगर ब्रांच के अकाउंट्स ब्रांच पर मेंटेन करने हैं तो ब्रांच को समराइज रिटर्न्स पीरियोडिकली रजिस्टर्ड ऑफिस पे फाइल करनी होगी। याद आया? याद आया? यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया। अब बच्चों हमको थर्ड पॉइंट पढ़ना है। सर कंपनीज एक्ट 2013 बोला कंपनी चाहे तो ना जो अपनी बुक्स बना रही है, देखो वैसे तो प्रैक्टिकली सब पेपर फॉर्म में बनाते थे पहले, और वो तो पुराने का जमाना था। आज का जमाना तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बुक्स मेंटेन करने का है। आज का जमाना तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में बुक मेंटेन करने का है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं बुक्स मेंटेन करने के। सबसे कॉमन सबको पता है टैली है, हर जगह टैली का ऐड चलता है। टैली के अलावा बिजी है, टैली के अलावा बिजी है, काफी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, BUSY बिजी है। एक सैप आता है SAP वो भी बड़ा काम आता है। बैंक्स वगैरह एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं फिनेकल नाम का, FINNACLE, फिनेकल, तो वो भी बड़ा काम आता है। और भी बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं। तो आजकल तो लोग ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि हम अकाउंटिंग ऑनलाइन ही कर लें, हम अकाउंटिंग ऑनलाइन ही कर लें। अरे ये कौन है? पहचान ही नहीं आ रहा, ये कौन है? ब्लैक कलर का लड़का कौन है बताओ? आपने न्यू ज्वाइन किया क्या? फिर शैलेश, अच्छा चलो, तो आप मतलब आज से ज्वाइन कर रहे हो? कब से ज्वाइन किया आपने? दिखाई तो दिए नहीं आप बीच में 5-7 महीने। हाँ, पिंक टी शर्ट कौन सी? पिंक तो बहुत लोग पहनते हैं, उन्होंने पहने पीछे, पता नहीं यार, याद ही नहीं आ रहा। चलो
तो देखो, सुनना मेरी बात, सुनना। आपकी आरती वारती उतारी जाए नहीं? अरे आप बता ही देते, मैं माला वाला लेता, आरती वारती उतारता आपकी यार। ऐसे नहीं होता, जंग से लड़के आता है सिपाही तो उसका स्वागत करते हैं, माला वाला पहनाते हैं, तिलक तिलक लगाते हैं, हम भी लटकाते हैं आपको, है नहीं जी? चलो खैर, तो देखो सुनना मेरी बात, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मेंटेन कर सकती है, लेकिन लॉ बोला अगर कंपनी को बुक्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करनी है तो कंपनी को रूल 3 से कंप्लाई करना पड़ेगा। किससे कंप्लाई करना पड़ेगा? रूल 3 से कंप्लाई करना पड़ेगा, कंपनी अकाउंट रूल 2014। आज ये मैनर है बुक्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करने का। ये क्या है? मैनर है बुक्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करने का। ठीक है, तो आज आप सबसे पहले तो क्या कंपनी बुक्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर सकती है? डेफिनेटली बेटा कंपनी बुक्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर सकती है, इसमें तो कोई इफ और बट है ही नहीं। तो सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि बुक्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैसे मेंटेन करेंगे। तो रूल 3 ऑफ कंपनी अकाउंट रूल 2014 प्रिस्क्राइब्स द फॉलोइंग मैनर। बुक्स आराम से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन होगी। लॉ बोला हमें कोई दिक्कत नहीं है, लॉ बोला हमें कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी को बुक्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करनी है, कर ले, बोले हमें कोई परेशानी नहीं है। लॉ क्या बोला? हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, अगर कंपनी को बुक्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करनी है तो कर ले। लेकिन ध्यान क्या रखना है, अब ये सभी चीजों से कंप्लाई करना है, ये सभी चीजों से कंप्लाई करना है। पहला पॉइंट तो ये है, बोले अगर आप बुक्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करना चाहते हो तो वो इंडिया में बनेंगी। बुक शुड रिमेन अवेलेबल इन इंडिया। ये नहीं इंडिया के बाहर कोई ऑफिस खोल दिया और इंडिया के बाहर एक सॉफ्टवेयर खरीद दिया और उसी सॉफ्टवेयर पे अपनी अकाउंटिंग करे, ये सब नहीं होना चाहिए। इन्होंने बोला था बुक्स ऑफ अकाउंट शैल रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया। एक्सेसिबल का मतलब होता है अवेलेबल होना। बोले आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुक शैल रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया। बोले आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे बनाओ तो बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुक शुड रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया। अब मेन पॉइंट ये है, सर ये अमेंडमेंट आया और ये अमेंडमेंट अभी रिसेंट में लागू हुआ है, आप लोगों के अटेम्प्ट से लागू हुआ है। डेट देख लो, 1 अप्रैल 2022। पढ़ ही रहे थे ना 1 अप्रैल 2022 को, तो आप मेरे से या नहीं पढ़ रहे थे? अभी आया ये अमेंडमेंट। ठीक है सर, अमेंडमेंट ये आया, आपके अटेम्प्ट में हाई प्रोबेबिलिटी है इस अमेंडमेंट से क्वेश्चन आने की। सर अमेंडमेंट ये आया कि कंपनी अकाउंटिंग करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर यूज करे वो कंपनी की मर्जी है, लेकिन कंपनी अकाउंटिंग करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर यूज करेगी उस सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल की फैसिलिटी होनी चाहिए। किसकी फैसिलिटी? ऑडिट ट्रेल क्या होता है? सर कंप्यूटर पूरा रिकॉर्ड रखता है इस चीज का। जैसे आपने कंप्यूटर में लॉगिन किया, आपने अपने कंप्यूटर में दिन में 10 बार लॉगिन किया, तो ऑडिट ट्रेल ये बताएगी कि दिन में कंप्यूटर कब कब लॉगिन हुआ, कितनी बार लॉगिन हुआ, लॉगिन किया तो किसने लॉगिन किया, किस टाइम पर लॉगिन किया, लॉगिन हुआ तो कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को लॉगिन करके ओपन किया गया, और उस सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा में अगर कोई नया डेटा एंटर हुआ तो क्या डेटा एंटर हुआ, और किसी एग्जिस्टिंग डेटा में अगर चेंजेस हुए तो क्या चेंजेस हुए। इसे बोलते हैं ऑडिट ट्रेल। ठीक है, लिखो एक बार, टॉप मार्जिन पे लिख लो बुक के, ऑडिट ट्रेल प्रोवाइड्स a written record. Audit trail provides a written record of number of times system was accessed, ACCESSED, system was accessed by a person, comma, time at which system was accessed, time at which system was accessed, and any changes made to the data, at time of such access, and any changes made to data
the time of such access and any changes made to data at the time of such access. समझ में आया क्या? तो देखो समझ लो, ज्यादा इसमें मातापोड़ी है नहीं। सर आज अगर आप मेरे से पूछोगे कि ऑडिट ट्रेल क्या है, तो ऑडिट ट्रेल ये बताएगी सिस्टम कब लॉगिन हुआ, सिस्टम जब लॉगिन हुआ तो किसने लॉगिन किया, कितने बजे लॉगिन किया, और लॉगिन करके उसने डेटा में क्या क्या चेंजेस किए। तो लॉ बोला 1 अप्रैल 2022 से कंपनी को सिर्फ ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना मैंडेटरी है जिसमें ऑडिट ट्रेल आएगी, और जिस सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल नहीं आएगी वो सॉफ्टवेयर आप अकाउंटिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। और याद रखना, सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल को स्विच ऑफ करने का फीचर नहीं होना चाहिए, ऑडिट ट्रेल को डिसकंटिन्यू करने का फीचर नहीं होना चाहिए। सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल मैंडेटरी हमेशा जनरेट होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या बोला, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एटसेट्रा शैल रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया प्रोवाइडेड दैट फॉर फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2022 every company which uses क्या accounting software for maintaining its books of account shall use only such accounting software which has a feature of recording audit trail। सिर्फ ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जिसमें ऑडिट ट्रेल रिकॉर्ड होती है। यूज ओनली सच अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विच हैज अ फीचर ऑफ रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रेल ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। क्रिएट एन एडिट लॉग। एडिट लॉग मतलब डिटेल होती है कि सॉफ्टवेयर में या डेटा में कब कब चेंजेस किए गए। एडिट लॉग बताता है डिटेल ऑफ चेंजेस मेड इन द डेटा। क्या बताता है? डिटेल्स ऑफ चेंजेस मेड इन द डेटा। एडिट लॉग क्या बताता है? डिटेल ऑफ चेंजेस मेड टू द डेटा। डिटेल्स ऑफ चेंजेस मेड टू द डेटा। डिटेल्स ऑफ चेंजेस मेड टू द डेटा बच्चों एडिट लॉग बताएगा। तो ये बोल रहा है shall use only such accounting software which has a feature of recording audit trail of each and every transaction, creating an edit log of each change made in the books of accounts along with the date when such changes were made, and ensure that audit trail cannot be disabled। और audit trail को disable करना अलाउड होना नहीं चाहिए। बोलिए आया? इसके आगे लिख दीजिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हाई प्रोबेबिलिटी है इस पॉइंट से आपके टर्म में क्वेश्चन आने की। यहां तक क्लियर है क्या बच्चों? आगे क्या लिखा है? बोले कंपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट संभाल के रखेगी, रिटेन करके रखेगी, वो ओरिजिनल फॉर्मेट में रिटेन करके रखेगी। मतलब जैसे बुक्स टैली में, तो टैली के फॉर्मेट में ही रहेंगी, बट ऐसा नहीं कि आप फॉर्मेट चेंज नहीं कर सकते, आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कंपनी अभी टैली यूज कर रही थी तो सारा डेटा टैली के फॉर्मेट में था, बाद में कंपनी ने सॉफ्टवेयर चेंज कर लिया, टैली से सैप ले लिया, तो कंपनी ने डेटा का फॉर्मेट टैली से सैप में चेंज कर लिया। तो लॉ बोला या तो डेटा को ओरिजिनल फॉर्मेट में रखो या किसी दूसरे फॉर्मेट में भी रख सकते हो, लेकिन अगर दूसरे फॉर्मेट में भी डेटा को रखो तो उससे डेटा अफेक्ट नहीं होना चाहिए, डेटा में कोई एरर नहीं डेवलप होने चाहिए, डेटा में कोई ओमिशंस नहीं होने चाहिए। मतलब वैसे तो डेटा ओरिजिनल फॉर्मेट में ही रखना है। आप बोले नहीं हम डेटा ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं रखेंगे, हम तो किसी और फॉर्मेट में रखेंगे। लॉ बोला ठीक है किसी और फॉर्मेट में रख लो, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे डेटा नेगेटिवली अफेक्ट नहीं होना चाहिए। बात इतनी सी, आज फॉर्मेट चेंज करते हैं तो कई बार डेटा अफेक्ट हो जाता है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्या बोला? द बुक्स ऑफ अकाउंट शैल बी रिटेन कंप्लीटली इन द ओरिजिनल फॉर्मेट और इन अ फॉर्मेट विच शैल प्रेजेंट क्या? और इन अ फॉर्मेट, बोले किसी भी फॉर्मेट में रख लो, विच शैल प्रेजेंट क्या? एक्यूरेटली, जो एक्यूरेटली प्रेजेंट करेगा द इंफॉर्मेशन जनरेटेड सेंट एंड रिसीव। बोलिए आया क्या? बोले वैसे तो डेटा ओरिजिनल फॉर्मेट में रहना चाहिए, लेकिन अगर आपको कभी लगता है कि भाई इंफॉर्मेशन के अंदर चेंजेस करने आप कर लो, फॉर्मेट में चेंजेस करने कर लो, लेकिन बोले फॉर्मेट में चेंज भी करो तो डेटा शुड बी एक्यूरेट, इट शुड प्रेजेंट एक्यूरेटली द इंफॉर्मेशन जनरेटेड सेंट और रिसीव। क्लियर है क्या? फिर वो यही बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो भी डेटा रहे वो कंप्लीट होना चाहिए और अनऑल्टर्ड होना चाहिए। अगर आप डेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख रहे हो तो फिर कंप्लीट डेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखो एंड इट शुड रिमेन अनऑल्टर्ड। तो नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बोला? द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल रिमेन कंप्लीट एंड अनऑल्टर्ड। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला? द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी
लेजिबल। लेजिबल का मतलब होता है इजीली अंडरस्टैंडेबल। आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा रखो, वो उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन वो डेटा सबको आसानी से क्या आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या टेक्निकल नहीं होना चाहिए कि किसी को वो डेटा समझ में ही ना आए। लेजिबल का मतलब लिख लो इजीली अंडरस्टैंडेबल। तो इन्होंने क्या बोला, अगर आपको डेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना है रखो, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा रख भी रहे हो तो दैट डेटा शुड बी कंप्लीट एंड अनऑल्टर्ड। दूसरा, डेटा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख भी रहे हो तो दैट डेटा शुड बी लेजिबल। क्लियर है क्या? और वो लास्ट बोल रहा है देयर शैल बी अ प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक में डेटा को स्टोर करने का। रिट्रीव मतलब जब हमें स्टोर डेटा को एक्सेस करना हो। रिट्रीवल मींस एक्सेस ऑफ स्टोर डेटा, डेटा को कहीं पर डिस्प्ले करना हो, प्रिंट आउट निकालना हो, तो ये सब पॉसिबल होना चाहिए। नेक्स्ट, जो डेटा आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा है आप उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। बिना कानून की परमिशन लिए इलेक्ट्रॉनिक वाला डेटा परमानेंटली प्रिजर्व होगा। द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल नॉट बी डिस्पोज यानी डिस्ट्रॉयड, शैल नॉट बी डिस्ट्रॉयड ऑफ अनलेस परमिटेड बाय द लॉ। तो द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ अनलेस परमिटेड बाय द लॉ। अच्छा बेटा, आप ये सब तो समझते ही हैं, जहां डेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है टाइम टू टाइम उस डेटा का क्या लिया जाता है, बैकअप लिया जाता है। ये तो सब समझते हैं, जहां डेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है टाइम टू टाइम उस डेटा का क्या लिया जाता है, बैकअप। तो बोले आप डेटा का जो बैकअप लो वो इंडिया में ही लेना। डेटा का बैकअप इंडिया के बाहर की किसी लोकेशन पे नहीं होगा। जिस भी सर्वर पे, कंप्यूटर पे आप डेटा स्टोर करो, दैट सर्वर और कंप्यूटर शुड बी इन इंडिया। तो द बैकअप ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डेटा शैल बी केप्ट इन द सर्वर्स फिजिकली लोकेटेड इन इंडिया ऑन अ पीरियोडिक बेसिस। बोले डेटा का बैकअप ऐसे सर्वर्स पे लेना है विच आर फिजिकली लोकेटेड इन इंडिया। क्लियर है? और लास्ट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कंपनी को इंटीमेट करना है आरओसी को, आरओसी को इन्फॉर्म करना है, कंपनी को इंटीमेट करना है आरओसी को, कंपनी को इंटीमेट करना है आरओसी को एनुअल बेसिस पे, कंपनी को इंटीमेट करना है आरओसी को, और कंपनी को इंटीमेट करना है आरओसी को एनुअल बेसिस पे। एक तो सर्विस प्रोवाइडर का नाम, जैसे आज अगर आपने सॉफ्टवेयर लगा रखा है टैली, तो सर्विस प्रोवाइडर का नाम है टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है? टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ये तो नेम ऑफ सर्विस प्रोवाइडर हो गया। दूसरा, सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट का एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड एड्रेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट प्रोटोकॉल तो हो गया, उसकी वेबसाइट का एड्रेस, और एड्रेस नॉर्मल घर का जो एड्रेस होता है, मतलब उसके ऑफिस का एड्रेस। और लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, इंडिया का है, बाहर का है, जहां का भी है, जयपुर में है, इंडिया में है, यूएसए में है, यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कहां है। और सर, जहां पे बुक्स मेंटेन की जा रही है क्लाउड पे। क्लाउड क्या होता है? ऑनलाइन डेटा स्टोरेज फैसिलिटी। व्हाट इज क्लाउड? ऑनलाइन डेटा स्टोरेज फैसिलिटी। सिंपल टर्म्स में, लेमन लैंग्वेज में अगर आपसे कोई पूछे क्लाउड क्या है, तो ये ऑनलाइन डेटा स्टोरेज फैसिलिटी होती है। पता होगा सबको इतना, तो बाकी आप EIS में पढ़ लेना डिटेल में। तो वेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड ऑन क्लाउड, तो फिर उस केस में जो क्लाउड का सर्विस प्रोवाइडर है उसका एड्रेस, एड्रेस एज इज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। क्लाउड सर्विसेज आज के टाइम पे बहुत सारी कंपनीज देती हैं, गूगल भी देती है, माइक्रोसॉफ्ट भी देती है, इंडिया की बात करें तो विप्रो भी देती है, इन्फोसिस भी देती है, TCS भी देती है। तो आपके सर्विस प्रोवाइडर का जो भी एड्रेस होगा वो आ जाएगा जहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां पे स्टोर्ड है, क्लाउड पे स्टोर्ड है। आज बहुत सारी कंपनीज अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां पे स्टोर करने लग गई हैं, क्लाउड पे, क्योंकि क्लाउड पे बुक्स को स्टोर करने का एक ही फायदा है कि आप उसको किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हो। क्लियर है क्या? बोलिए, आया नहीं आया? ये रिक्वायरमेंट्स आपको याद रखनी है, रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ बुक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आगे बढ़ेंगे, लोकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स का टॉपिक हो ही गया। अब ये है प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर, सवाल उठता है कंपनी कितने साल तक की बुक संभाल के रखे? एक कंपनी को मैंने 50 साल हो गए, तो क्या वो 50 के 50 साल की किताबें संभाल के रखे? तो लॉ ने यह बोला कि जिस साल, जो भी आपका करंट फाइनेंशियल ईयर है, लॉ क्या बोला बेटा? जो भी आपका करंट फाइनेंशियल ईयर है, अभी हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2022-2023, बोले उससे प्रीसीडिंग 8 फाइनेंशियल ईयर्स तक की बुक
कंपनी के पास प्रिजर्व करके रखी होनी चाहिए। मतलब मेरे को 8 साल पुरानी किताबें प्रिजर्व रखनी है, 8 साल से पुरानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिजर्व नहीं रखना, मैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कंपनी को कितने साल की बुक्स प्रिजर्व करनी है, तो बोले जो रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उससे प्रीसीडिंग 8 फाइनेंशियल ईयर्स तक की बुक कंपनी को प्रिजर्व करनी है। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन है, बोले जहां पे कंपनी को इन एग्जिस्टेंस आए लेस देन 8 ईयर हुआ। अब कंपनी को 8 साल बने हुआ ही नहीं, भाई आप तो बोल रहे हो कितने साल की बुक प्रिजर्व कर लो, 8 साल। मैं कहता हूं कंपनी को 8 साल बने हुआ ही नहीं, कंपनी को बने ही कितने साल हुआ है, 5 साल हुआ है। तो अगर कंपनी को बने ही 5 साल हुआ है तो लॉ बोला फिर कंपनी को जितने साल बने हुआ है उतने साल की बुक्स प्रिजर्व कर ले। समझ में आया? और एक एक्सेप्शन और है, बोले कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी की इन्वेस्टिगेशन कराती है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी की इन्वेस्टिगेशन करा रही है उस टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कंपनी को यह ऑर्डर दे सकती है कि आप 8 ईयर से लॉन्गर पीरियड की बुक्स प्रिजर्व करो। तो लॉ बोला अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी की इन्वेस्टिगेशन करा रही थी और उस इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनी को 8 ईयर से लॉन्गर पीरियड की बुक्स प्रिजर्व करने के लिए बोल दिया है, तो फिर कंपनी को जितने साल की बुक्स प्रिजर्व करने बोला गया है उतने साल की बुक्स कंपनी को प्रिजर्व करनी होगी। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनी को बोल दिया कि नहीं यार तुम तो 10 साल की बुक प्रिजर्व करोगे, तो फिर कंपनी को 10 साल की बुक प्रिजर्व करनी। क्लियर है? 3 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला, कंपनी को बुक्स प्रिजर्व करनी है प्रीसीडिंग 8 फाइनेंशियल ईयर्स की। किसी कंपनी को बने 8 साल से कम हुआ है तो जितने साल बने हुआ है उतने साल की बुक्स प्रिजर्व कर लेना। और जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनी का इन्वेस्टिगेशन कराया, सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को लॉन्गर पीरियड की बुक प्रिजर्व करने के लिए बोल सकती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनी को लॉन्गर पीरियड की बुक प्रिजर्व करने को बोला है तो फिर कंपनी को लॉन्गर पीरियड की बुक्स की प्रिजर्व करनी पड़ेगी। बोलिए आया क्या? पढ़िए। Every company shall preserve in good order the books of accounts together with relevant vouchers. The time period of preservation shall be not less than 8 financial years immediately preceding the relevant financial year. If the company has been in existence for less than 8 financial years, then for entire period of its existence wherein investigation of the company is ordered, CG may direct that books of account shall be kept for such longer period as may be directed by CG. क्लियर है क्या? नहीं, ये नहीं आएगा, as may be directed by CG। यहां तक क्लियर है? तो सबसे पहला, कंपनी को कितना है टाइम पीरियड, क्या है प्रिजर्वेशन का? नॉट लेस देन 8 फाइनेंशियल ईयर्स। अगर कंपनी एग्जिस्टेंस में फॉर लेस देन 8 फाइनेंशियल ईयर तो एंटायर पीरियड ऑफ एग्जिस्टेंस की बुक्स प्रिजर्व कर ले, जितने साल बने हुए हैं उतने साल की बुक प्रिजर्व कर ले। और अगर कंपनी की क्या की गई है ऑर्डर, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की गई है, तो सीजी कंपनी को बोल सकती है, डायरेक्ट कर सकती है लॉन्गर पीरियड की बुक्स को प्रिजर्व करने के लिए। तो जितने लॉन्गर पीरियड के लिए सीजी बोलेगी फिर उतने लॉन्गर पीरियड की बुक्स कंपनी को प्रिजर्व करनी पड़ेंगी। बोलिए आया? अरे आ गया क्या? यस सर। अच्छा, अब सर लॉ बोला इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, इसके ब्रैकेट में लिख लो, inspection of books of accounts is allowed only to directors and not the members of the company. Inspection of books of accounts is allowed only to the directors of the company and not the members of the company. Inspection of books of accounts is allowed only to the directors of the company and not to the members of the company. सर अब एक चीज समझना, कंपनी ने जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई है उनका इंस्पेक्शन कंपनी के डायरेक्टर्स को करने का राइट है, मेंबर्स को नहीं है, ये याद रखना। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, पेपर में कई बार क्वेश्चन में मेंबर लिख के दे देता है, बच्चे लिख के आ जाते हैं हाँ भाई मेंबर इंस्पेक्शन कर लेगा और उन्हें लगता है उन्होंने क्वेश्चन सही किया, पर गलत हो जाता है। कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्शन करने का राइट सिर्फ और सिर्फ कंपनी के डायरेक्टर्स के पास है। अब इसमें भी एक रूल है, बोले कंपनी की बुक्स हो सकता है इंडिया में मेंटेन हुई हो सकता है आउटसाइड इंडिया मेंटेन हुई हो। देखो कंपनी को वैसे बुक्स आउटसाइड इंडिया मेंटेन करना अलाउड होता नहीं है। बुक्स आउटसाइड इंडिया तभी मेंटेन हुई होगी जब कंपनी की कोई फॉरेन ब्रांच होगी, तो फॉरेन ब्रांच की बुक्स हो सकता है आउटसाइड इंडिया मेंटेन हुई। तो सेक्शन ने यह नहीं बताया कि जो बुक्स आउटसाइड इंडिया मेंटेन हुई है उनका इंस्पेक्शन कैसे होगा।
सेक्शन बोला जो बुक्स आउटसाइड इंडिया मेंटेन हुई हैं उनका इंस्पेक्शन वैसे होगा जैसे गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, और ये प्रिस्क्राइब्ड है रूल्स में। उसके रेलिवेंट रूल्स हमारे सिलेबस का पार्ट है नहीं, तो हमें लेना देना है नहीं। तो बुक्स मेंटेन्ड आउटसाइड इंडिया जो भी होंगी, जो भी बुक्स आउटसाइड इंडिया मेंटेन्ड होंगी, उनका इंस्पेक्शन वैसे होगा जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। बस इतना याद रखो। अब सिंपल समझो, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंडिया में मेंटेन हुई है, कंपनी का एवरी डायरेक्टर उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन कर सकता है, चाहे वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन हुई हो, चाहे एट एनी अदर प्लेस विद इन इंडिया मेंटेन हुई हो। बोले जो भी बुक्स इंडिया में मेंटेन हो रखी हैं, चाहे रजिस्टर्ड ऑफिस पे चाहे एनी अदर प्लेस पे, डायरेक्टर उनका इंस्पेक्शन कर सकता है ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। तो आपसे कोई पूछे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन कैसे होगा, तो बोले कंपनी का हर डायरेक्टर उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन कर सकता है जो इंडिया में मेंटेन हुई है ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। और बोले जो बुक्स इंडिया के बाहर मेंटेन हुई हैं, डायरेक्टर उनका इंस्पेक्शन वैसे करेगा जैसे गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे। एक पॉइंट और, अगर कंपनी की कोई सब्सिडियरी कंपनी है तो सब्सिडियरी कंपनी के बुक्स का भी इंस्पेक्शन हो सकता है। सब्सिडियरी कंपनी के बुक्स का इंस्पेक्शन वो पर्सन करेगा हु हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आज मान लो होल्डिंग कंपनी है राम लिमिटेड, राम लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है हर्ष है, नेहा है, खुशी है, खुशप्रीत है। ठीक है, ये 4 जने क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है होल्डिंग कंपनी के। अब होल्डिंग कंपनी की एक सब्सिडियरी कंपनी है, सब्सिडियरी कंपनी के बुक्स का इंस्पेक्शन होना है, तो होल्डिंग कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, होल्डिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, यानी हर्ष ने, नेहा ने, खुशी ने और खुशप्रीत ने मिलकर ऑथराइज कर दिया कार्तिक को कि भाई तुम इंस्पेक्शन करोगे, तो बस कार्तिक करेगा। तो आपसे कोई पूछे क्या होल्डिंग कंपनी की तरफ से सब्सिडियरी कंपनी की बुक्स का इंस्पेक्शन हो सकता है, तो आप बोलना होल्डिंग कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो किसी भी एक पर्सन को ऑथराइज कर देंगे, और होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर जिस पर्सन को ऑथराइज करेंगे उस पर्सन को सब्सिडियरी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन करने का राइट मिल जाएगा। बोलिए आया क्या? पढ़ेंगे। अब देखो, ये तो पॉइंट है बुक्स इन इंडिया का, ये पॉइंट है बुक्स आउटसाइड इंडिया का, बुक्स आउटसाइड इंडिया का। ये वाला पॉइंट है बुक्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी का। तो 3 अलग पॉइंट है इसमें, तीनों आपको ध्यान रखने हैं। ये 3 अलग पॉइंट है इसमें, ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। अब देखो क्या लिखा है, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन विद इन इंडिया शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी डायरेक्टर। कहां इंस्पेक्शन करेगा? अगर बुक्स रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखी है तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे इंस्पेक्शन करेगा, एनी अदर प्लेस पे रखी है तो तब करेगा, एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और एट सच अदर प्लेस इन इंडिया वेयर द बुक्स हैव बीन केप्ट। और इंस्पेक्शन करेगा कब? ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। ये तो उन बुक्स की बात हो गई जो इंडिया में। अब बोल रहा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेंटेन आउटसाइड इंडिया मे बी इंस्पेक्टेड बाय एनी डायरेक्टर सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब। और सब्सिडियरी की बुक्स का क्या होगा? इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एनी सब्सिडियरी कंपनी shall be made only by the person authorized by the resolution of the board of directors। बताइए आया कि नहीं आया समझ में? तीनों पॉइंट समझा दिए थे मैंने आप लोगों को या नहीं बताए थे? चलिए अब एक लास्ट आता है पीनल प्रोविजन। पहले तो कंपनी में बुक्स बनानी है, जर्नल बनानी है, लेजर बनानी है, कैश बुक, बैंक बुक बनानी है, तो कौन बनाएगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की? तो लॉ बोला बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 लोगों की है, और कल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर्ली नहीं बनती है तो पेनल्टी भी नहीं 4 लोगों पे लगेगी। पहले पेनल्टी कितनी है? लॉ बोला अगर कंपनी में प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनती हैं और सेक्शन 128 का कॉन्ट्रावेंशन होता है तो मिनिमम पेनल्टी 50,000 रुपए की है और मैक्सिमम पेनल्टी 5 लाख रुपए की है। अब सवाल ये उठा पेनल्टी लगेगी किस पे? तो लॉ बोला बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की पहली जिम्मेदारी तो मैनेजिंग डायरेक्टर की है, एक ही जिम्मेदारी कंपनी का जो भी सीएफओ होगा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होगा, उसकी है,
एक अगर कंपनी में कोई डायरेक्टर है जिसे आपने फाइनेंस का इंचार्ज बनाया हुआ है, होल टाइम डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस उसकी है, प्लस उसके अलावा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अगर किसी पर्सन को बुक्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो वो भी रिस्पॉन्सिबल है। एनी पर्सन चार्ज्ड बाय बीओडी विथ सच रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपॉइंट कर दिए और उन्हें बोल दिया कि बुक्स मेंटेन कराने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तो पेनल्टी इन पे भी लगेगी, चारों पे लगेगी, चारों में से एक नहीं, चारों पे। मैनेजिंग डायरेक्टर पे भी लगेगी, सीएफओ पे भी लगेगी, होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस पे भी लगेगी और एनी अदर पर्सन चार्ज बाय बीओडी विथ सच रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी लगेगी। सबसे पहले तो यह सीखना है कि बुक्स अगर प्रॉपर्ली नहीं मेंटेन हुई तो पनिशमेंट क्या है। तो मिनिमम 50,000 रुपए की पेनल्टी है, मैक्सिमम 5 लाख रुपए की पेनल्टी, जेल कुछ भी नहीं है, ठीक है। और पनिशमेंट मिलेगा किसको? बोले मैनेजिंग डायरेक्टर को मिलेगा, सीएफओ को मिलेगा, होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस को मिलेगा और एनी अदर पर्सन चार्ज बाय बीओडी विद सच रिस्पॉन्सिबिलिटी को मिलेगा। डन है क्या? पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल एंड पेनल्टी। पर्सन रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एनी अदर पर्सन ऑफ अ कंपनी चार्ज बाय बीओडी विद सच ड्यूटी। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन क्या है? फाइन है, मिनिमम टू मिनिमम 50,000 रुपए का और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 लाख रुपए का। तो मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एनी अदर पर्सन ऑफ द कंपनी चार्ज बाय बीओडी विद सच ड्यूटी, फाइन मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 5 लाख। कोई डाउट या क्वेरी हो तो पूछ लो। यहां पर आकर इस चैप्टर का पहला सेक्शन मेरा खत्म होता है, सेक्शन 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। बोलिए आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। इस बार एक नया सेक्शन आया 129A, इस बार नहीं आया, लास्ट अटेम्प्ट में आ गया था और इस सेक्शन से इस अटेम्प्ट में क्वेश्चन भी आ गया, इस सेक्शन से इस अटेम्प्ट में क्वेश्चन भी आ गया, इस अटेम्प्ट में आ गया मतलब आपके अटेम्प्ट में नहीं आएगा। एज सिंपल एज दैट। मैं पहले आपको सेक्शन 129 पढ़ाऊंगा और उसके बाद ये जो नया सेक्शन आया 129A ये पढ़ाऊंगा, लेकिन इससे क्वेश्चन आ गया मे वाले पेपर में, मैं बता भी दूंगा अभी क्लास के एंड में कौन सा क्वेश्चन आया है, एकदम आसान सा क्वेश्चन था, आराम से हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिएगा, अब हम अगला सेक्शन पढ़ना चालू करेंगे, सेक्शन 129। सेक्शन 129 किस चीज का है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है। सेक्शन 129 किस चीज का है? सेक्शन 129 कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना सर, सबसे पहले सेक्शन 128 तो बोला कि कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है, मतलब जर्नल बनानी है, लेजर बनानी है, कैश बुक, बैंक बुक बनानी है। अब आया सेक्शन 129। सेक्शन 129 बोल रहा है कि कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने डिफाइन की सेक्शन 2 के क्लॉज 40 में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट आएगा, पीएनएल आएगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा और एक्सप्लेनेटरी नोट्स आएंगे। याद आया? तो इस सेक्शन में पहली चीज तो ये बोली कि हर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। और बोले जो कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी वो कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स का ट्रू एंड फेयर व्यू देने चाहिए। क्या क्या बोला सुनो, हर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, जो भी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देने चाहिए। फिर आगे इन्होंने बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई करने चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे एएस के अकॉर्डिंग बनेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनेंगे। फिर इन्होंने बोला कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि किसी साल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते वक्त एएस से कंप्लायंस नहीं होती है, एएस से कोई नॉन कंप्लायंस हो जाती है, एएस से कोई डिविएशन हो जाता है, तो कंपनी को नोट्स टू अकाउंट्स में 3 चीजें डिस्क्लोज करनी है। एक तो ये बताओ कि कौन से एएस से क्या डिविएशन हुआ, डिविएशन फ्रॉम एएस क्या हुआ। दूसरा, रीजन बताओ कि एएस से डिविएशन होने का रीजन क्या रहा। और तीसरा ये बताओ कि एएस के ऊपर डिविएशन करने से, एएस से नॉन कंप्लायंस करने की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट आया। तो इन्होंने पहली चीज क्या बोली, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे बनाने हैं कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे। दूसरी चीज इन्होंने क्या बोली कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाने हैं। फिर इन्होंने क्या बोला कि अगर ऐसा होता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कोई नॉन कंप्लायंस हो जाती है
तो आपको नोट्स टू अकाउंट्स में 3 चीजें डिस्क्लोज करनी है। एक तो आपको डिस्क्लोज करना है डिविएशन फ्रॉम एएस, कि आखिरकार एएस से डिविएशन हुआ तो हुआ क्या। दूसरा आपको डिस्क्लोज करना है रीजन फॉर डिविएशन, अगर एएस से डिविएशन हुआ तो उस डिविएशन के पीछे रीजन क्या है। और तीसरी चीज आपको डिस्क्लोज करनी है कि एएस से जो डिविएशन हुआ उसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट आया। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला कि कंपनी जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी, यानी जो अपनी बैलेंस शीट बनाएगी और पीएनएल बनाएगी, वो बनाएगी एज पर द फॉर्मेट, एज पर द रिक्वायरमेंट्स गिवन इन शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आप सबने बैलेंस शीट बनाना सीखी है, आप सबने पीएनएल बनाना सीखी है, तो आई एम श्योर आपको सबको ये बात पता है कि आपने जो बैलेंस शीट और पीएनएल का फॉर्मेट सीखा है वो पीएनएल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन ही कहां है, शेड्यूल 3 में गिवन है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कहां गिवन है, शेड्यूल 3 में गिवन है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। समझ में आता है। तो शेड्यूल 3 जो है उसके अकॉर्डिंग कंपनी को क्या प्रिपेयर करनी है, अपनी बैलेंस शीट और पीएनएल प्रिपेयर करनी है। किसके अकॉर्डिंग, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग कंपनी को क्या प्रिपेयर करनी है, अपनी बैलेंस शीट और पीएनएल प्रिपेयर करनी है। क्लियर है। इसमें लॉ बोला इंश्योरेंस कंपनी पे, जो लोग इंश्योरेंस बिजनेस कर रही है, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी जो बैंकिंग बिजनेस कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज जिनका बिजनेस इलेक्ट्रिसिटी को मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करना है, जैसे टाटा पावर है, या फिर कोई भी ऐसी कंपनी जिसका अपना अलग से कोई स्पेशल एक्ट बना हुआ है, इन कंपनीज को शेड्यूल 3 से कंप्लाई नहीं करना, क्योंकि इनके अपने अलग फॉर्मेट से बैलेंस शीट पीएनएल बनाने के। बैंक्स के तो आपने सीख ही लिए होंगे मेरे हिसाब से, अलग फॉर्मेट है ही। इंश्योरेंस के शायद आपके सिलेबस में नहीं है तो आपने नहीं सीखे हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज का भी अलग फॉर्मेट है, प्लस कोई भी ऐसी कंपनी जिसका अलग से कोई क्या बना हुआ होता है, स्पेशल एक्ट बना हुआ होता है, हर कंपनी के लिए बैलेंस शीट पीएनएल के अलग फॉर्मेट है। तो जनरल रूल क्या याद रखना है, हर कंपनी को अपनी बैलेंस शीट और पीएनएल शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनानी है, बैलेंस शीट भी और पीएनएल भी। बैलेंस शीट तो बनती है एज पर पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 3 और पीएनएल बनती है एज पर पार्ट बी ऑफ शेड्यूल 3। लेकिन अगर आपकी कंपनी बैंकिंग कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, या कोई भी ऐसी कंपनी है विच इज गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट, तो आपको इस सेक्शन का 129 सबसेक्शन 1 है उससे कंप्लाई नहीं करना। 129(1) में ये बात लिखी हुई है कि बैलेंस शीट पीएनएल शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनेगी, तो उनको 129(1) से कंप्लाई नहीं करना, यानी उन्हें अपनी बैलेंस शीट पीएनएल शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग नहीं बनाना। बोलिए आया। पहले इतना बढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारा बढ़ा दिया मैंने, पहले इतना देखते हैं। लीगल रिक्वायरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन सा सेक्शन अप्लाई हुआ इस पे, सेक्शन अप्लाई हुआ 129 सबसेक्शन 1। ए पॉइंट क्या बोल रहा है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या देना है, ट्रू एंड फेयर व्यू देना है ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी। फिर इन्होंने दूसरी चीज क्या बोली, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड अंडर सेक्शन 133। वो कंप्लाई करेंगे किससे, एएस से, और नहीं कंप्लाई किया तो इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंप्लाई विद द एएस द कंपनी शैल डिस्क्लोज। क्या क्या डिस्क्लोज करेगी, डिविएशन क्या हुआ एएस से, रीजन क्या था डिविएशन का, और फाइनेंशियल इफेक्ट क्या आया उस डिविएशन की वजह से। क्लियर है क्या। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे किसके अकॉर्डिंग, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी इन फॉर्म और फॉर्म्स एज मे बी प्रोवाइडेड फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपनीज इन शेड्यूल 3। फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस फॉर्म या फॉर्म्स में बनेंगे जो कंपनी के शेड्यूल 3 में गिवन है। यहां तक क्लियर है। यस सर। नॉन एप्लीकेबिलिटी किसको है, नॉन एप्लीकेबिलिटी, नथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 129(1) शैल अप्लाई टू। किसको अप्लाई नहीं होगा, इंश्योरेंस कंपनी को, बैंकिंग कंपनी को, कंपनी एंगेज इन जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, एनी अदर क्लास ऑफ कंपनी फॉर विच अ फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन स्पेसिफाइड इन द एक्ट गवर्निंग सच क्लास ऑफ कंपनी। मतलब जिस भी एक्ट से आप गवर्न हो रहे हैं, जो भी आपका स्पेशल एक्ट बना है, जिस एक्ट से आप गवर्न हो रहे हैं, उसमें जो फॉर्मेट बना है उस फॉर्मेट से ये लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, ना कि शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। बोलिए आ गया। यस सर। कोई दिक्कत है, वेरी गुड। अब एक बार कॉपी निकाल लो। सुना नहीं मेरे को, आपने क्या बोला,
नहीं सुन रहा मेरे को, लाउडली बोल लो। एनपीओ पता ही नहीं मुझे क्या होता है, मैं कैसे बताऊं आपको। एनपीओ पढ़ रहे हैं क्या हम? एनपीओ पढ़ रहे हैं क्या हम तो कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, एनपीओ का कैसे बताऊं कंपनीज एक्ट में? एनपीओ का कैसे बताऊं कंपनीज एक्ट में? बताओ तो सही। सेक्शन 8 कंपनी एनपीओ नहीं है, वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। एनपीओ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में चैरिटेबल ट्रस्ट आती है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और बहुत कुछ आता है। मैंने क्लास में 50 बार बोला है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मत बोला करो, सेक्शन 8 कंपनी बोला करो, या नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी फुल फॉर्म बोल लिया करो। लेकिन आप लोग को ये चीज क्या समझ में आती नहीं है, पेपर में गलत लिख के आओगे, मार्क्स आएंगे नहीं। पहली चीज तो ये। नाउ कमिंग बैक टू आवर डाउट, इसने पूछा तो सेक्शन 8 कंपनी अगर है, यानी अगर कोई नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, तो उसके ऊपर भी शेड्यूल 3 लगेगा क्या? हाँ बिल्कुल शेड्यूल 3 लगेगा। आप ऐसे मत सोचा करो, आप सिंपल समझो, कंपनी माने सारी कंपनी, स्मॉल कंपनी, मोटी कंपनी, छोटी कंपनी, पतली कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, काली कंपनी, गोरी कंपनी, नीली कंपनी, पीली कंपनी, कैसी भी कंपनी हो, सब पे शेड्यूल 3 है। अगर हम बोल रहे हैं कि एक्सेप्शन 4 है, तो 4 ही है, यानी बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और कंपनी गवर्नड बाय स्पेशल है। ठीक है, चलो सबको क्लियर है? अब आ जाओ, कॉपी के अंदर हेडिंग बनाओ, कॉपी के अंदर हेडिंग बनाओ, सेक्शन 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी। सेक्शन 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी। हेडिंग बना के लिखो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अ कंपनी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ब्रैकेट में लिख लेना सीएफएस। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अ कंपनी, उसके ब्रैकेट में लिख लेना सीएफएस। लिख लिया क्या सभी बच्चों ने? सीएफएस, ठीक है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, इनको पॉपुलरली सीएफएस बोला जाता है। क्लियर है? अब बच्चों देखो ध्यान से सुनना, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी ब्रैकेट में सीएफएस। आप अगर अपनी बुक में देखोगे तो 5th पॉइंट है, देखो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिख रहा है क्या? ब्लैंक छूटा हुआ है या कुछ लिखा हुआ है? ये मेरे को कभी पढ़ाना ही नहीं होता, ये मेरे को कभी पढ़ाना ही नहीं होता है बुक से, तो मैंने इसको कभी बुक में आज तक प्रोविजन को लिखा ही नहीं है, ब्लैंक छूटा हुआ है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप अकाउंट्स में पढ़ेंगे डिटेल्ड में क्या होते हैं, लेकिन अकाउंट्स में आई एम श्योर अभी तक आया नहीं है। अब अकाउंट्स में नहीं आया तो मैं कैसे पढ़ाऊं? कब आने वाला अकाउंट्स में? कल या परसों से आएगा, तो मैं तो कल और परसों का वेट नहीं करूंगा। तो देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या होता है, आज एक कंपनी होती है, उसकी मान लो 2 सब्सिडियरी कंपनीज है, 2 क्या है? और एक एसोसिएट कंपनी है। सब्सिडियरी कंपनी तो वो कंपनी होती है जिसकी 50% से ज्यादा वोटिंग पावर हमारे पास हो, और एसोसिएट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें हमारा कंट्रोल हो, बेसिकली सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आता है 20% और मोर वोटिंग पावर पे। ठीक है, अब सर होल्डिंग कंपनी अपनी अलग बैलेंस शीट पीएनएल बनाती है, सब्सिडियरी कंपनी अपनी अलग बैलेंस शीट पीएनएल बनाती है, एसोसिएट कंपनी अपनी अलग बैलेंस शीट पीएनएल बनाती है। इनको बोला जाता है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब हो गया सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है ये समझो। प्रॉब्लम ये है कि स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के आपको कंपनीज की अलग अलग परफॉर्मेंस तो पता चल जाएगी, लेकिन अब चाहते हैं कि आपको सभी कंपनीज की कंबाइंड परफॉर्मेंस पता चले। बेसिकली होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी मिलाकर ग्रुप कंपनीज कहलाती हैं। अब आप चाहते हो कि आपको पूरे ग्रुप की परफॉर्मेंस पता चले, ओवरऑल टोटल परफॉर्मेंस पता चले, तो वो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता नहीं चल सकती। तो इसीलिए सेक्शन 129 बोला कि हर वो कंपनी जिसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडियरी है, या जिसकी एक या एक से ज्यादा एसोसिएट है, ऐसी कंपनीज को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने। आप मेरे से पूछेंगे कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, आप मेरे से पूछेंगे कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं होल्डिंग कंपनी के, सब्सिडियरी कंपनी के और उसकी एसोसिएट कंपनी के, प्लस अगर कंपनी ने किसी से जॉइंट वेंचर बना रखा है तो उसके भी। देखो सुनना,
आज क्या होता है बैलेंस शीट के अंदर, जब जैसे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनी तो उस बैलेंस शीट में टोटल एसेट आएंगे, जिसमें सब्सिडरी के भी आएंगे, होल्डिंग के भी आएंगे, और एसोसिएट के भी आएंगे, और जेवी के भी आएंगे। जैसे आज मान लो होल्डिंग कंपनी के पास 10 करोड़ के फिक्स एसेट हैं और सब्सिडरी कंपनी के पास 5 करोड़ के फिक्स एसेट है, तो जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे उसमें 15 करोड़ रुपए के फिक्स एसेट आएंगे। तो आप मेरे से पूछोगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी के, कंपनी की होल्डिंग कंपनी के, कंपनी की सब्सिडरी कंपनी के, और कंपनी की एसोसिएट कंपनी के। क्लियर है? और याद रखना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपको पता चलती है परफॉर्मेंस ऑफ द एंटायर ग्रुप। बोलिए आया? अब कंपनीज एक्ट ना तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफाइन करता है ना उसको बनाने का पर्पस बताता है। तो हम क्या करेंगे, अभी अपन ने मीनिंग समझ लिया, उस मीनिंग को नोट बना के लिख लेते हैं। ये आपको रिमेंबरेंस के लिए है, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना। उसके बाद फिर मैं वन बाय वन इंप्लाइड लगा के जो भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लीगल प्रोविजन है वो लिखा दूंगा, वो कोई बहुत ज्यादा है नहीं। क्लियर है? लिखो नोट 1, हेडिंग बना रखी है, पहले नोट बना लो फिर थ्योरी लिखेंगे। नोट 1, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ब्रैकेट में लिखना सीएफएस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ब्रैकेट में लिखना सीएफएस, रेफर्स टू कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, refers to combined financial statements, refers to combined financial statements, refers to combined financial statements of company, refers to combined financial statement of company, that is holding company. company से मतलब हमारा holding company, that is holding company, that is holding company, that is holding company, comma its subsidiary company, its subsidiary companies, its subsidiary companies, its subsidiary companies, and its associate companies, and its associate companies, and its associate companies, including joint venture, and its associate companies, including joint venture, including joint venture। समझ में आया क्या? सर एक्चुअल में जॉइंट वेंचर मैंने लिखा दिया ताकि आपको याद रहे, लेकिन प्रैक्टिकली लॉ में जो एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन है जॉइंट वेंचर उसी में लिखा हुआ है। आज अगर मैंने एसोसिएट कंपनी बोला ना तो वैसे तो बाय डिफॉल्ट ही उसमें जॉइंट वेंचर आ गया, लेकिन बच्चों को क्या याद नहीं रहता, इसलिए मैंने जॉइंट वेंचर को अलग से लिखा दिया इंक्लूडिंग जॉइंट वेंचर। ये तो हो गया कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, इनका पर्पस क्या है? इससे आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलती है पूरे ग्रुप की। तो नेक्स्ट में लगाओ, consolidated financial statement facilitates, consolidated financial statement CFS लिख लो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। consolidated financial statement facilitates determining financial position and financial performance, financial position and financial performance, financial position and financial performance of entire group, financial position and financial performance of entire group, financial position and financial performance of entire group, financial position and financial performance of entire group। बोलिए आया क्या? ये तो अपना नोट नंबर 1 हो गया। एक लाइन छोड़ के बनाइए नोट नंबर 2, एक लाइन छोड़ के बनाइए नोट नंबर 2। अच्छा, अब नोट नंबर 2 में क्या समझेंगे? अब नोट नंबर 2 में क्या समझेंगे? स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? एसएफएस बोलते हैं। जो होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी के अपने अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उन्हीं को स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। और स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंबाइन करके ही तैयार होते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप अकाउंट्स में जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्वेश्चन में होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट दी गई होगी, सब्सिडियरी कंपनी की बैलेंस शीट दी गई होगी और बोलेगा सीएफएस बनाओ, और वो बनाने का प्रोसेस अनिल सर आपको सिखाएंगे। तो बनाएंगे नोट नंबर 2, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर्स टू, standalone financial statement refers to, standalone financial statement refers to, standalone financial statement refers to separate financial statements, standalone financial statement refers to standalone financial statement refers to separate financial statements, refers to separate financial statements of company, refers to separate financial statements of company, subsidiary companies, subsidiary companies,
subsidiary companies and associate companies, subsidiary companies and associate companies, subsidiary companies and associate companies, including joint venture, including joint venture, including joint venture. समझ में आ गया सभी बच्चों को? जल्दी बोलो, बोलिए, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई इफ और बट है इसमें? नहीं है? वेरी गुड। अब बच्चों मेरी बात सुनना ध्यान से, ये तो अपने मीनिंग हो गया। अब हम पहला सेक्शन पढ़ेंगे 129 का सबसेक्शन 3। सेक्शन 129 का सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि हर वो कंपनी जिसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडियरी कंपनीज है या उनकी एसोसिएट कंपनीज हैं, ऐसी कंपनीज के लिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी कंपनी पब्लिक कंपनी है या मेरी कंपनी प्राइवेट कंपनी है या कोई और कंपनी। आज अगर मेरी कंपनी की एक या एक से ज्यादा सब्सिडियरी है या मेरी कंपनी की एक या एक से ज्यादा एसोसिएट है, तो मेरी कंपनी के लिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी हो जाएगा। बोलिए आया? तो लगाएंगे एक लाइन छोड़ के फर्स्ट इंप्लाइड। एज पर सेक्शन 129 सबसेक्शन 3, एज पर सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 of Companies Act 2013, of Companies Act 2013, of Companies Act 2013, comma, where a company has one or more subsidiaries, where a company has one or more subsidiaries or associate companies, where a company has one or more subsidiaries or associate companies or associate companies or associate companies, comma, it shall prepare a consolidated financial statement, it shall prepare a consolidated financial statement, it shall prepare a consolidated financial statement of company, consolidation किसका करेंगे? Of company and all its subsidiaries and associates, of company and all its subsidiaries and associates, of company and all its subsidiaries and associates। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब सर कंपनी अमेंडमेंट रूल्स आए थे 2016 में। क्या आए थे? कंपनी अमेंडमेंट रूल 2016। उन रूल्स के तहत कुछ कंपनीज को सीएफएस बनाने से एग्जेम्पशन दे दिया गया। मतलब बेसिकली हो गया कि ये जो अमेंडमेंट रूल आया 2016 में, उससे पहले तो हर कंपनी के लिए सीएफएस बनाना वाज मैंडेटरी, लेकिन 2016 में जो ये अमेंडमेंट रूल आ गए, उसके बाद सीएफएस बनाना कई कंपनीज को क्या कर दिया गया? एग्जेम्प्ट। बेसिकली 3 एग्जेम्पशंस हैं, उन 3 केसेस में आपको सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं। तो एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट में लगाएंगे और लिखेंगे एग्जेम्पशन फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ सीएफएस, exemption from preparation of CFS, exemption from preparation of CFS। अंडरलाइन करो, नेक्स्ट लाइन में एक्सप्लेन करो। एज पर कंपनीज अमेंडमेंट रूल्स, एज पर कंपनीज अमेंडमेंट रूल्स 2016, एज पर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2016, comma, preparation of CFS is not required, preparation of CFS is not required, preparation of CFS is not required if company fulfills all the following conditions। all पे सर्कल कर लेना। 3 कंडीशन है, अगर आप तीनों की तीनों कंडीशन पूरी करोगे तो आपको सीएफएस नहीं बनाना। इफ कंपनी फुलफिल्स all the following conditions, if company fulfills all the following conditions, all के ऊपर मुझे सर्कल चाहिए, डैश लगा के लिखेंगे ए पॉइंट। इट इज अ wholly owned subsidiary, it is a wholly owned subsidiary or is a partially owned subsidiary of another company, it is a wholly owned subsidiary or is a partially owned subsidiary or is a partially owned subsidiary of another company, of another company, and all its members,
and all its members have been intimated in writing, 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 and they do not object, and they do not object to, and they do not object to non-preparation of CFS, and they do not object to non-preparation of CFS, and they do not object to non-preparation of CFS. B point, it is a company whose securities are not listed. It is a company whose securities are not listed. It is a company whose securities are not listed or are not in process of listing, or are not in process of listing, or are not in process of listing, or are not in process of listing on any stock exchange, on any stock exchange, on any stock exchange, whether in India or outside India, on any stock exchange, whether in India or outside India. C point, its ultimate holding company, its ultimate holding company files, its ultimate holding company files consolidated financial statements, its ultimate holding company files consolidated financial statements, files consolidated financial statements with ROC, prepared in compliance with accounting standards, prepared in compliance with accounting standards, prepared in compliance